उपस्थित मेरी माएँ बहनें जो पिछले लंबे समय से यहाँ बैठी हैं और जब सुबह वो आके बैठी होंगी तो यहाँ धूप भी बहुत हो रही होगी, जो अपने बेटे को देखने के लिए आगे खड़े होने वाले नौजवानों को बैठने के लिए कह रही थी, मैं उन सब माँ बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझसे छोटे मेरे भाइयों का, उम्र में मुझसे मेरे बड़े साथियों का और बड़े बुजुर्गों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित क्षेत्रवासियों, हमारे जिले के सभी नेताओं, बहुत लंबे समय बाद एक ऐसा अवसर तैयार हुआ है कि आपने जो पौधा लगाया था, एक छोटा सा जो तना लगाया था, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर नाम का, वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और मैं बड़े विश्वास से कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि आपके द्वारा, आपकी मेहनत से लगाया हुआ ये पौधा आपके सहयोग और आशीर्वाद से आने वाले समय में एक ऐसा वट वृक्ष बनेगा जो इस क्षेत्र को ही नहीं, इस प्रदेश को और इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, नौजवान को, महिलाओं को, हर वर्ग के लोगों को उनके अधिकार, मान सम्मान की जिंदगी, उनकी समस्याओं को खत्म करने का और उनको आगे बढ़ने का और उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का जो है निर्माण करने का काम ये वट वृक्ष आपका करेगा। जब मैं गांव स्तर पर जाता हूं, हालांकि बहुत सारे प्रदेशों में जा जाके मुझे काम को करना पड़ता है, लेकिन मैं समय समय पे गांव में जाता हूं और गांव में जाके महसूस करता हूं कि आजादी के 75 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या बदला है। जब मैं जाता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि आपकी जिंदगी वहीं रुकी हुई है। दुनिया में, देश में पैसे वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गरीब की जिंदगी वहीं रुकी हुई है। जब मैं महसूस करता हूं महंगाई बढ़ रही है, आपको याद होगा पहले गरीब आदमी प्रयास करता था बेटी की शादी में एक 2 पहियों की मोटरसाइकिल की व्यवस्था कराने की, और मेरे आज भी याद है हमने बहुत सारी गरीब बहनों की शादियों में योगदान दिया है। 50-60 हजार रुपए की मोटरसाइकिल आ जाती थी और वो मोटरसाइकिल देके वो परिवार, लड़की वाला परिवार ये महसूस करता था कि भाई मैं अपनी बेटी के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा हूं। हालांकि ये दहेज के तौर पे, मांग के तौर पे गलत है, लेकिन क्या आज वो मोटरसाइकिल 50-60 हजार रुपए की आती? सामान्य मोटरसाइकिल कितने पैसे की आ रही है आज? सामान्य मोटरसाइकिल 1 लाख रुपए से कम नहीं, यही है ना? 1 लाख की, यानी कि महंगाई दुगनी हो गई। जो चीज 1 रुपए की थी वो 2 रुपए की हो गई। पहले 25 पैसे की माचिस आती थी, फिर 50 पैसे की आने लगी। आज का मुझे पता नहीं, क्योंकि माचिस का ना मैं आग लगाता ना मेरा कोई ताल्लुक है। ये तो इसके लिए तो भाजपा वाले बहुत आग लगाते हैं। तो महंगाई दुगनी बढ़ गई है, क्या आमदनी दुगनी बढ़ी? आप सत्ता विपक्ष सब लोगों से सुन लो, कोई नारा देता है कटेंगे तो बटेंगे, कोई कहता है कि ना कटेंगे ना बटेंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि आजादी के 75 साल बाद भी
इस देश में गरीबों की जिंदगी में क्या बदला। कड़वा सच ये है कि गरीबों के घरों में पनीर भी कभी त्योहार पे बनता है, उनके घर में मिठाई भी उनके बच्चों को कभी त्योहार पे मिलती है। सच ये है कि अपनी पूरी जिंदगी गरीब इसी बात में गुजार देता है कि उसके पास रहने को एक अच्छा घर बन जाए और उसको 2 टाइम की अच्छी रोटी मिल जाए। बड़े पैमाने पे देश की महिलाओं ने तो घर से बाहर निकल के कभी रेल में एसी वाले डब्बे में सफर भी नहीं किया। जितनी यहां बैठी है वो जरा मुझे हाथ उठा के बताओ जिसने एसी वाले डब्बे में सफर किया है। चलो चलो, ये तो महंगी होती है, मगर हेलीकॉप्टर में सफर तो किया होगा। जिन्होंने हेलीकॉप्टर में सफर किया जरा वो हाथ उठा दो। चलो, हेलीकॉप्टर भी पर्सनल आप पे अपना नहीं होगा, लेकिन हवाई जहाज में सफर तो आपने जरूर किया। एक बार मुझे हाथ उठा के बताओ जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया। तो क्या ये गरीबों के लिए सिर्फ सपने नहीं है? एक टूटे हुए झोपड़ी में, कच्चे मकान में पैदा होना और अपने आसपास घूम के उसी मकान में मर जाना, कभी जिंदगी के किसी सुख का अपने जीवन में प्रयोग नहीं होने देना, और ना ही ऐसा अवसर मिलना कि आप महसूस करें कि हमने भी जीवन को जिया है। जहां दूसरी तरफ पैसे वाला होता जा रहा है, जहां एक तरफ अमीर का कुत्ता भी बढ़िया गाड़ी में सफर कर रहा है, वो अपने जानवर को भी पैकेट वाला महंगे वाला दूध पिला रहा है, उसके लिए अच्छे स्टैंडर्ड का बिस्कुट का पैकेट ला रहा है, बीमार होने पे बढ़िया डॉक्टर को दिखा रहा है, उसके रहने के लिए एसी वाला कमरा है, सर्दी होने पे हीटर वाला कमरा, गर्मी होने पे एसी वाला कमरा। वहां इस देश में करोड़ों करोड़ों गरीब सिर्फ इसलिए हाशिए पे हैं क्योंकि सरकारों की निगाह अब तक उनकी तरफ नहीं पड़ी। और तो और गांव में शमशान कब्रिस्तान की व्यवस्था भी नहीं बना पाई। मुझे परसों जान के अचरज हुआ, कई गांव ऐसे हैं जहां सड़क पे ही अपने देह का अंतिम संस्कार जो है परिवार का करना पड़ता है। यानी कि आपकी समस्याएं, चाहे वो बेरोजगारी की हो कि आपके पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, चाहे महंगाई की हो, चाहे अच्छी सड़कों की हो, चाहे बिजली के बढ़ते दाम की हो, चाहे पीने के लिए साफ पानी ना मिलना हो। मैं गारंटी से कहता हूं, आप अपने सरकारी नलके चेक करा लो, 75% सरकारी नलके उनका पानी अगर खराब नहीं निकला तब आप मुझे बना देना, सर्वे करवा के देख लो। आपको एहसास भी नहीं होगा ये वो क्षेत्र है, सतीश भाई यहां बैठे हैं, ये वो क्षेत्र है कि यहां बुखार ने हजारों लोगों की जान ली, गांव-गांव में 10-10 लोगों की जान गई, और यहां की निकम्मी गूंगी बहरी सरकार ने गरीबों के मरने का बैठकर तमाशा देखा। मेरे आज भी याद है, गांव में बाहर की तरफ बैरिकेडिंग हो गई कि कोई बाहर का आदमी नहीं आएगा, और रोज 1-2 लोगों की जान गई, और बुखार से गई, डेंगू से गई। और तो और हमने कोरोना काल देखा, ऑक्सीजन की व्यवस्था निकम्मी सरकारें नहीं करा पाई। आज अस्पतालों में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर मिल गया तो दवा का पर्चा बाहर से लिख देगा, टेस्ट के लिए बाहर से लिख देगा प्राइवेट में, टेस्ट कराने के लिए आपकी जेब में पैसे नहीं, आपकी कमर टूट जाएगी। अगर आपको अच्छा इलाज कराना पड़े तो आपको अच्छा इलाज नहीं मिलेगा। आज हालत यह है, गरीब के लिए सबसे बड़ा हथियार बाबा साहब अम्बेडकर एजुकेशन को, शिक्षा को देके गए हैं। पहले हमारे बच्चे पढ़ते लिखते थे और नौकरी लगते थे, गरीबी की जिंदगी से ऊपर निकलने काम करते थे। आज सारी सरकारी नौकरियां लगभग समाप्त कर दी है, निजीकरण कर दिया, कोई नई नौकरी नहीं आती। जो नौकरी आती है उनको नौकरियों की बजाय संविदा ठेकेदारी पर रख के उन्हीं को पक्का कर देते हैं अपने लोग। हालात ये है कि वो जो हथियार था हमारा शिक्षा, उस हथियार को भी आज हम प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। गरीब के बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है, वहां मास्टर नाम चारे की पढ़ाई। और अभी मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में गया,
मैं धन्यवाद देता हूं नगीना के लोगों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया। जब मैं उस स्कूल में गया, हुआ यह था कि वहां एक मुस्लिम परिवार के 3 बेटों की 1 हफ्ते के अंदर जान चली गई। मैं जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि 2 बच्चों की जान बुखार से गई और 1 बच्चा गम में चला गया। उस परिवार का सब कुछ उजड़ गया। मैं जब गया तो मैंने डॉक्टर्स को वहां खबर भेजी, उनका टेस्ट कराया। फिर मैंने सीएमओ को कहा कि यहां कैंप लगाओ, कैंप लगा के जांच कराओ यहां के पानी की, यहां चूना लगवाओ और यहां केमिकल का, मेडिसिन का छिड़काव कराओ, जिससे कि यहां अगर कोई उस तरह की बीमारी पनप रही हो तो वो ना, और चेक करो कि इनको किस तरह की बीमारियों से ये लोग पीड़ित हैं। मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो जब मैं डॉक्टर के इंतजार कर रहा था तो मैं सामने वाले स्कूल में चला गया और मेरे सम्मानित साथी खड़े हैं पुराने, मेरे बड़े भाई साधुराम जी, राकेश जी, सीताराम सहगल जी, तमाम बहुत जिम्मेदार लोग जिन्होंने अपना घर नहीं, परिवार नहीं देखा, समाज की सेवा की। मैं जब उस स्कूल में गया तो मैंने उसकी बिल्डिंग देखी तो मैं दंग रह गया। वो बिल्डिंग जब उन्होंने बताया बारिश होती है चूती, फर्नीचर नहीं है, पीने के लिए नलके का पानी बहुत साफ नहीं है, और समझो कि जिस बिल्डिंग का भरोसा नहीं कब गिर जाएगी, वहां कौन अपने बच्चों को भेजेगा। तो ये जो शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है, ये हमारे हथियार की भी जो है काट निकाल दी कि ना गरीब का बच्चा पढ़ेगा, ना अपने पैरों पर खड़ा होगा, ना अपने माँ बाप की जिंदगी में कुछ उजाला करेगा, ना ही सम्मान का जीवन प्राप्त कर पाएगा। और कुछ भी पूछो, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, बस ये सरकार के पास जवाब। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि साग सब्जी नहीं खाते हैं। महंगाई क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पता नहीं क्या हो गया है। एक बार कोई ऑथेंटिक बात नहीं करेगा कि सरकार ने सारा पैसा पूंजीपतियों को दे दिया और यहां का गरीब पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए भी मोहताज। क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में उद्योग धंधे खोले कि आपका पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी कर ले, रोजगार कर ले? क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में कोई कुटीर उद्योग लगाए कि महिलाएं घरों पे रोजगार कर ले? क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में कोई प्रबंध किया कि पढ़े लिखे नौजवानों को लोन मिल जाए कि वो अपना काम कर ले? क्या किया सरकार ने? सरकार ने एक बात जान ली कि इन पे खाने को रोटी भी नहीं है, तो इनको 4-5 किलो अनाज दे दो और ये बेचारे उसी में घुले मिले रहेंगे। अनाज तो आप पहले भी कमाते थे, खेतों में काम करके, भट्टों पे काम करके, कोलू में काम करके, सिर पे ईंटें उठा के, लेकिन पहले आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए ज्यादा सोचते थे, आज आप कम सोचते हो। आपकी आने वाली नस्लें आप देखना कि देश में गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हो जाएगी। और जो वर्तमान की सत्ता के लोग बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं आपको, ये आने वाले 10 साल में आपके बदन का कपड़ा नोच लेंगे। ऐसे लोग बैठे हैं, इनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन इनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं। आप महसूस करके देखो कि हम लोग अलग अलग होके, वो कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, और मैं कह रहा हूं वास्तविकता में बटोगे तो आपके अधिकार छिन जाएंगे। अगर एकजुट रहोगे, गरीब, किसान, कमजोर, आप सब लोग एकजुट रहोगे और एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत बनाओगे, तभी आप इनको सत्ता से हटा सकते हैं। आज जो प्रयास भाई कयूर जी ने, उनके साथियों ने किया, जो प्रयास हमारे नेता यहां कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, भीम आर्मी के नौजवान साथियों को, कि वो सरकार के भरोसे ना रहे, गांव में निकले और हर गांव में भीम आर्मी पाठशाला खोल के सुने। जो पढ़े लिखे बच्चे, उनको उनकी सामाजिक जिम्मेदारी सिखाने का काम करें, उन बच्चों को गांव में पढ़ाने का काम करें, जिससे हमारी बुनियाद कमजोर ना, क्योंकि अगर बुनियाद कमजोर होगी तो बिल्डिंग कभी अच्छी नहीं बन सकती है। तो बुनियाद मजबूत करने के लिए प्राइमरी शिक्षा को हमें मजबूत करना पड़ेगा। जो गरीब अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, उस गरीब के बच्चों को हमें भीम आर्मी पाठशाला में पढ़ा के उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे के बराबर खड़ा करना पड़ेगा कि वो कंपटीशन में उससे पीछे ना रहे। और ये प्रयास हम पहली बार नहीं कर रहे, ये प्रयास हमने पहले किया, हम इसमें सफल हुए। हमारी पाठशालाओं के बच्चों का मुकाबला प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते थे, लेकिन आज आपने काम को पीछे हटाया। आपने सहारनपुर के लोगों अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा, सिर्फ घटनाओं पे जाके और थाने में जाके इनसे काम नहीं चलेगा। बुनियादी काम करना पड़ेगा, फिर वापस शिक्षा का स्तर मजबूत करना पड़ेगा और समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकालने के लिए गांव गांव में, घर घर में जाके बताना पड़ेगा
कि जब तक आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं। और साथ साथ मैं पार्टी के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप वो ये ना समझे कि अगर दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है तो समाज अब आपके साथ आ जाएगा। आप समाज को जाके बताओ स्थिति क्या है, अगले आने वाले 10 साल क्या होने वाले। इस बात के लिए आप गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करो। और ये मत सोचो कि 20 लोग जाए, एक आदमी जाके जो समझदार आदमी बोलने वाला वो पूरे गांव को समझा सकता है। तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, क्या है आपका भविष्य है? क्या करोगे अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला? तसला उठाओगे, किसी के खेत में मजदूरी करोगे, किसी के यहां बर्तन धोगे? इस तरह की जिंदगी से बताओ कैसे इज्जत की जिंदगी प्राप्त कर सकते। इससे अच्छा तो है कि अपना कोई काम कर लो। जो नहीं पढ़े लिखे वो अपना काम कर लो, जो पढ़ रहे हैं अपने छोटे भाइयों को पढ़ाओ, मेहनत करो, संघर्ष करना सीखो। आज जो हमें मिला मांगने से नहीं मिला। इस देश में हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला। पानी पीने का अधिकार से लेके और शिक्षा का अधिकार हो या इज्जत की जिंदगी, ये हमें आसानी से नहीं मिला। इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया। सोचो अगर आप लोग संघर्ष नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी के हिस्से में क्या आएगा। आज ये माएं बड़ी उम्मीद से चंद्रशेखर की तरफ देखती हैं। जब चंद्रशेखर आता है तो इनके दिल में महसूस होता है कि अब इनकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं जब तक आप लोग गांव में जाकर जिम्मेदारी नहीं निभा। मैं तो अपने काम को कर रहा हूं। मैं गांव-गांव भी जाने का प्रयास करता हूं, पाठशाला में जाकर चेकिंग भी करता हूं, स्कूल में भी जाता हूं, जहां जुल्म जाती होती है उनकी आवाज उठाने भी जाता हूं, पार्लियामेंट में भी आपके क्षेत्र की लड़ाई लड़ता हूं, आपके मुद्दों पर आवाज उठाता हूं और मुसीबतें झेलता हूं। और तो और आज मैं इन अमीरों का, ताकतवर लोगों का इतना दुश्मन हो गया हूं कि इनके लोग मेरे ऊपर गोली चलाते हैं। और आप महसूस करो, सहारनपुर के साथियों, आज की यहां की व्यवस्था बता रही है कि इनको मेरी जान की कितनी परवाह है। आप महसूस करके देखो, यहां 3 मीटर 4 मीटर पे खड़ा आदमी गोली चला के मेरी जान ले सकता है। और इस तरह के हालात मैंने देखे। लेकिन इनका तमाशा देखो, ये चाहते हैं कि मैं डर के घर में बैठ जाऊं, मैं डर जाऊं कि मेरी जान चली जाएगी। मेरे ऊपर सतगुरु रविदास जी महाराज का हाथ है, मेरी बात को याद रखना। मेरी जान जिस दिन जाएगी जाएगी, मैं रुकने वाला नहीं। और मैं इनको भी बताना चाहता हूं, इनके हिस्से की लड़ाई भी चंद्रशेखर आजाद पार्लियामेंट में लड़ने काम करता था। ये क्या करें, ये तो बेचारे सीधे बच्चे लोग, इनके ऊपर के अधिकारियों ने कह दिया कि नहीं उसकी मदद नहीं करनी है, उसके प्रोग्राम में इतनी व्यवस्था उतना अच्छा है, क्योंकि उनके मालिक कह रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि जैसे नगीना से हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आए, इस तरह से कल समाज, ये गरीब कमजोर समाज मेरे साथ खड़ा हो जाएगा तो इन्हीं क्षेत्रों से हमारे एमएलए भी जीत के आएंगे। और जिस दिन हमारे एमएलए जीत के आएंगे और हम सरकार में आएंगे, उस दिन हम इनके लिए काम तो करेंगे, लेकिन इनको ये भी बताएंगे कि सत्ता के आगे इतने नतमस्तक मत हो कि अपनी जिम्मेदारी को भी छोड़ दो। मैंने इनकी लड़ाई भी लड़ी पार्लियामेंट में कि पुलिस के लोगों की ड्यूटी 8 घंटे की कर दो सर, और इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दो, इनकी वेतन विषमता दूर करो। मैं इनकी लड़ाई भी लड़ता हूं बेचारों की। मैं तो सबकी लड़ाई लड़ता हूं। आशा आंगनबाड़ी बहनों का वेतन वृद्धि करो, भोजन माता का वेतन वृद्धि करो, इसकी लड़ाई भी मैंने लड़ी। और न्यूनतम वेतन जो है, ये चंद्रशेखर आजाद था जिसने 29 जुलाई को पार्लियामेंट में उठाया था कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। 350 400 रुपए में वो नहीं होता। सर्कुलेशन जारी हुआ और अक्टूबर के 1 तारीख से 783 रुपए न्यूनतम वेतन जो है सरकार ने करने का काम किया। मैं आपको बोल रहा हूं, आज जो बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा वकील हूं। मैं आपको जिंदगी में वादा करके जा रहा हूं आज इस मंच से, मुझे मांगे हुए 3-4 साल दे दो। अगर आपका हाथ किसी के आगे फैल गया या आप पे किसी ने जुल्म कर दिया तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूं, जो डर कर वोट करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी, खा जाएगी, निकल जाएगी, आपके और बीजेपी के बीच में चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना मेरी बात। जो नेता आपसे वोट लेके घरों में छिप जाते हैं, इन नेताओं का हाथ छोड़ के एक बार चंद्रशेखर आजाद का हाथ पकड़ के देखो। ये नीले पटके वाले मिट तो सकते हैं, लेकिन इस सरकार के दमन के आगे झुक नहीं सकते। और मैं आपसे कहता हूं, मेरी माँ बहनों से, मुझे पता नहीं मेरी जिंदगी कितनी है, लेकिन याद रखो, कानून सड़कों पे नहीं बनते, कानून खेतों में नहीं बनते, कानून पार्लियामेंट में, असेंबली बनते हैं।
जिस तरह से हमारे साथी मेहनत कर रहे हैं और वो लगातार मेहनत करते रहे तो वो दिन आएगा। प्राइम मिनिस्टर तो कहते थे कि चप्पल वाला हवाई जहाज बैठेगा। मैं ये कहता हूं कि हम ऐसी पॉलिसी बनाएंगे कि आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में जो बदलाव हुआ है उसकी कल्पना आप लोगों ने नहीं। हम कुटीर उद्योग लगाएंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को घर तक रोजगार ला कर देंगे 15-20 हजार रुपए का, जिससे उनको किसी के खेतों में काम ना करना पड़े और किसी के यहाँ मजदूरी ना करनी पड़े। उनके बच्चों के लिए इतने अच्छे स्कूल खोलेंगे जैसा स्कूल प्राइवेट भी नहीं होगा, और वो उसमें शिक्षा इतनी आसान होगी कि 15-20 रुपए में पूरे महीने की शिक्षा की व्यवस्था होगी और आपका बच्चा जाकर महसूस करेगा कि वो स्कूल में नहीं, वो 5 स्टार होटल में। हम इतने अच्छे अस्पताल बनाएंगे कि गरीब का कितने कम पैसे में इलाज होगा कि हर आदमी महसूस करेगा कि चंद्रशेखर आजाद उनकी अपनी औलाद है, उनका अपना भाई है, उनका बेटा है। भले उसने उस पेट से जन्म न दिया हो, लेकिन वो काम हम सबके लिए कर रहा है। तो मैं तो अभी कोशिश कर रहा हूं। मेरे लिए थोड़ी सी कमजोरी ये है कि मैं सहारनपुर में जन्मा, इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी कमजोरी है। वो घर, ये मेरा घर है ना, इसलिए मुझे यहां से छोड़ के बिजनौर की तरफ जाना पड़ा कि कुछ समय बाद आपको एहसास होगा कि कौन आपके लिए क्या कर सकता है। इस बात का एहसास आपको कुछ समय बाद होगा। या बहुत नेता आएंगे आपके बीच में, बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मुझे नहीं पता कि वो अच्छे हैं बुरे। मैं बस एक वचन दे सकता हूं, आप अपने मन में बात पक्की कर लो कि हमें अपने बेटे का, अपने भाई का साथ देना है, उसको ताकत देनी है। फिर आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका हाथ किसी आगे नहीं फैलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं कि इन्हीं क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की तरफ कोई देखता नहीं है, उद्योग धंधे लगवा के हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार करेगा और उसके माँ बाप को ये गर्व होगा कि जो पैसा उन्होंने मेहनत खर्च की थी, आज उनका पैसा असल हो रहा है। आज उनका बेटा इज्जत की जिंदगी जी रहा है और अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। मैं नौजवानों से भी कहूंगा कि वो नशा छोड़े, वो बुराइयां छोड़े, वो अपने माँ बाप का सम्मान करे, वो अपने माँ बाप की बात को माने, वो अपनी बहन बेटियों का सम्मान करे। क्योंकि जिस दिन आप किसी दूसरे की बहन बेटी का सम्मान करोगे, आपकी बहन बेटी का सम्मान स्वतः होने लग जाएगा। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, नीला पटका पहनने से काम नहीं चलेगा। जमीन पे जाके काम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा अपने आप को। और चेहरा चमकने के लिए एक ही फॉर्मूला है जो मैंने सीखा है, वो आपका संघर्ष। मैंने कभी आपके गांव में आके आपके घर में कुछ मदद की है? ईमानदारी से बताओ, की है किसी के? तो फिर आप यहां क्यों बैठी हो? क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो? बताओ। ये जो प्यार पैदा हुआ है ना, ये उस काम की वजह से पैदा हुआ है जो काम आपने हमने मिलकर किया। अगर ऐसा आप भी करना चाहते हो तो मेहनत कर, ठीक है? बहुत जरूरतें नहीं है इनकी, मैं इनको जानता हूं। अभी मैं एक गांव में गया था, वो एक माँ बेचारी घास की गठरी उठा के लाई इतनी भारी। तो मैंने उसको कहा, लाडली, अगर तुझे कुछ हो गया तेरे बच्चों का क्या होगा? तो मैंने पूछा, बेटा नहीं है? तो बोले है, लेकिन बेटे को शर्म आती है माँ का हाथ बटाने में, क्या कर? मुझे नहीं आई कभी। मैंने अपनी, जब मैं कितना भी बड़ा था, जब तक मैं यहाँ रहता था, अपनी माँ का हाथ बटाता था, क्योंकि उसने मुझे पैदा किया। उसका सम्मान मेरे लिए सम्मान है, उसका अपमान मेरे लिए अपमान है। और अगर उसका अपमान हो रहा है तो मेरा काहे का सम्मान है यार? ठीक है? मैं उम्मीद करूंगा आपके जीवन में परिवर्तन हो। और मैं गयूर भाई का, गयूर मलिक साहब का, उनको कहूंगा कि वो यहाँ आ जाए। भरोसा करो, मैं ज्यादा नहीं प्रोग्राम में अपने जिले के, सच बता रहा हूँ। ये इनकी जीत थी सब लोगों की कि आपको आना है। मैं यहाँ इतना काम करके आऊंगा कि यहाँ का बच्चा बोलेगा कि चंद्रशेखर आजाद मेरा भाई है। इतना काम करके मैं यहाँ लौटूंगा। मेरी बात को आप याद रखें। साहब कहा करते थे कि जो लोग नहीं बिकते उनकी तस्वीरें बिकती हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरी तस्वीरें बिकेंगी या इनके घरों मिलेंगी, लेकिन मैं दिल से कहता हूँ कि मैं इतना काम करूंगा आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के माध्यम से कि इनके फोन में, इनके दिलों में मैं इतनी जगह बना लूंगा कि कहीं ना कहीं इनका दिल जो है, जब दिन में हजारों बार धड़केगा तो एक बार वो मेरे लिए भी दुआ करेगा, प्रार्थना करेगा कि हमारा भाई अच्छा रहना चाहिए। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं, जिन उम्मीदों से आप यहाँ बैठे हैं, उनकी, आपकी आंखों में जो सपने हैं,
एक दिन में तो नहीं होगा। जैसे आपने पेड़ लगाया, कभी पेड़ जब छोटा पेड़ होता है तो क्या करते हैं, हम उसकी रखवाली करते हैं, हम उसको पानी देते हैं, हम उसकी नलाई करते हैं, हम उसकी खुदाई करते हैं, हम उसकी प्राकृतिक आपदा से रक्षा करते हैं, हम कोई विरोधी उसको तोड़ ना दे इसका भी ध्यान रखते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो वो फल भी देता है, छांव भी देता है, फूल भी देता है, उसकी लकड़ी भी काम आती है। मैं ऐसा ही पौधा हूँ आपका, धीरे धीरे बड़ा होता रहूंगा। जिस दिन बड़ा हो जाऊंगा आपके लिए तो मैं हमेशा ही, क्योंकि आप माँ बहने हो, आपके लिए तो हमेशा ही बड़ा हूँ। लेकिन जिस दिन उस हैसियत में जाऊंगा, मेरी कलम में ताकत होगी, तो आपकी आंख में आंसू नहीं आएंगे। इस बात का मैं इस मंच के माध्यम से आपको वचन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नई ज्वाइनिंग श्री आनंद प्रकाश जी, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर अभियोजन विभाग यूपी, वो भी आजाद, कहाँ है वो जरा एक बार मुझे दिखा दो। वो भी आजाद समाज पार्टी में आस्था